हाँ जी, नमस्कार साथियों। स्वागत करता हूँ आप सभी का आज की इस क्लास में। उम्मीद करता हूँ सब कुशल मंगल होगा, आपकी तैयारी बहुत ही बेहतरीन चल रही हो। देखिएगा, राजस्थान में अपवाद तंत्र की चर्चा हम लोग कल की क्लास में कर रहे थे। और कल की क्लास में हमने थोड़ा सा बस बेसिक देखा था और एक घग्गर नदी पढ़ी थी, लेकिन चिंता मत कीजिए। आज की क्लास में हम लोग फिर से शुरू करेंगे, घग्गर नदी दोबारा से पढ़ेंगे। और बेसिक तो हमने उसमें कंप्लीट कर लिया था कि मतलब किस प्रकार से कितनी क्या नदियाँ, किस प्रकार से हम लोग नदियों को विभाजित करते हैं, कितनी क्या प्रतिशत उनकी मात्रा है, राजस्थान में कुल जल की मात्रा कितनी है, वो सब चीजें हम लोगों ने उसी क्लास में पढ़ ली थी। लेकिन अगर कोई नया स्टूडेंट आज की क्लास देखता है तो वो स्टार्टिंग से देखे, लेकिन जिन्होंने कल की क्लास देख रखी है वो स्किप कर देना घग्गर नदी वाला पार्ट। क्योंकि शुरू से शुरू करेंगे ताकि पूरा का पूरा आज की क्लास में हम लोग पूरा का पूरा आंतरिक प्रवाह का जो पोर्शन है वो कंप्लीट कर ले। ठीक है, चलिए। राजस्थान के किसी भी एग्जाम में अगर नदियों का पोर्शन दिया होगा तो सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है आज की क्लास, चाहे कोई भी एग्जाम हो, रीट हो, चाहे फोर्थ ग्रेड वाली हो, चाहे कोई भी हो, सभी के लिए इंपॉर्टेंट होगी। और पूरा का पूरा टॉपिक क्लियर होगा आपका। ऐसा नहीं है कि एक भी क्वेश्चन छूट गया या फिर किसी और ऐप पे जाके आपको पढ़ना पड़े, वैसा कुछ नहीं है। इसी क्लास में जितना पढ़ेंगे कंप्लीट पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। वापस से एक बार घग्गर नदी पढ़ते हैं। हमने देखी पिछली क्लास में ये पढ़ा था, लेकिन एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं। देखिएगा, हेडिंग लगाते हैं हम लोग घग्गर नदी। देखिए, घग्गर नदी, इसके सबसे पहले हम लोग थोड़े उपनाम देख लेते हैं। घग्गर नदी के उपनाम है द्रस्वती, ठीक है, उसके बाद में नट, सोतर, सरस्वती, मृत नदी। मृत नदी वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है, क्यों है वो भी बताऊंगा आपको, सभी चीजें पढ़ेंगे। एक नाम इसका याद रखिएगा, वाहिंद। ये भी बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, ये सारे घग्गर नदी के क्या है, उपनाम है। और देखिएगा, प्राचीन काल में जो सरस्वती और वाहिंद नदी बहती थी उनके स्थान पे माना जाता है कि घग्गर नदी बहती है, तो इसका उपनाम सरस्वती और वाहिंद इसीलिए पड़ा। और सरस्वती नदी हम लोग मानते हैं कि वर्तमान में लुप्त हो चुकी है, इसी कारण से इसे मृत नदी कहा जाता है। ठीक है, तो आपको समझ में आया ना कि इसे हम लोग ये उपनाम क्यों देते हैं, सरस्वती, वाहिंद और मृत नदी। ठीक है, तो याद रखिएगा, मृत नदी क्यों कहते हैं, क्योंकि ये सरस्वती नदी के स्थान पे बहती हुई मानी जाती है। और जिसके कारण से सरस्वती नदी आपको पता है लुप्त हो चुकी है, तो उसी कारण से हम लोग इसे मृत नदी भी कहते हैं। क्लियर है सभी को? चलिए, अब देखिए, आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी है ये, क्यों है, क्योंकि ये हिमालय से निकलती है। ठीक है, यहाँ पे हिमालय है तो यहाँ से निकल कर कई राज्य पार करके उसके बाद में राजस्थान में प्रवेश करके फिर पाकिस्तान जाती है। तो सबसे लंबी नदी हो गई आंतरिक प्रवाह की। ठीक है, लेकिन दो इसमें भी डाउट होगा आपको। देखिएगा, आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी, एक चीज तो ये कि आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी, और दूसरी क्वेश्चन ये बनता है, मतलब दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि पूर्ण बहाव की दृष्टि से आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी, सबसे लंबी नदी। तो ये दो प्रश्न बनते हैं। अब इन दोनों के उत्तर अलग अलग होंगे, क्यों होंगे जी, देखिएगा। देखिए, सबसे पहले बात करूं तो पहले प्रश्न का उत्तर हो जाएगा हमारा घग्गर नदी। आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी घग्गर नदी है, क्योंकि आप सभी को भी पता है कि हिमालय से लेके पाकिस्तान तक बहती है, पूरा भारत पार करके जाती है, तो लंबी तो है ये नदी। ठीक है, लेकिन पूर्ण बहाव की दृष्टि से आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी जो है वो शेखावाटी में बहती है, कांतली नदी। ठीक है, कांतली नदी, इसकी लंबाई लगभग 100 किलोमीटर है। ठीक है, देखिए, कांतली नदी क्यों हुआ इसका आंसर, क्योंकि पूर्ण बहाव की दृष्टि से पूछा है, मतलब पूरी की पूरी राजस्थान में बहनी चाहिए। ठीक है, लेकिन घग्गर नदी केवल राजस्थान में थोड़ी ना बहती है। घग्गर नदी तो निकलती ही हिमालय से है, हिमालय राजस्थान में थोड़ी है। खत्म ये पाकिस्तान में होती है, पाकिस्तान भी राजस्थान में नहीं है। और बीच में ये कहाँ कहाँ जाती है, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कई राज्यों में बहती है। तो ये फिर पूर्ण बहाव की दृष्टि से घग्गर नहीं होगी, पूर्ण बहाव की दृष्टि से हमारी शेखावाटी की कांतली नदी होगी, जो हम आगे पढ़ेंगे पूरा। ठीक है, बस मैंने यहाँ पे एक चीज बता दी कि आप लोग कंफ्यूज ना हो, आपको डाउट कोई क्रिएट ना हो। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे आपको क्लियर हुआ ना कि कौन सी नदी जो है वो सबसे लंबी नदी है आंतरिक प्रवाह में।
और यहीं पे आप लोग एक फैक्ट और याद रख लीजिएगा कि हिमालय का जल राजस्थान लाने वाली एकमात्र नदी घग्गर है। ठीक है, मतलब कि हिमालय का जल, मतलब राजस्थान में एकमात्र घग्गर नदी ऐसी नदी है जो हिमालय से निकलकर आती है। ठीक है, सीधी सीधी बात कहूं तो यही इसका मतलब है कि हिमालय से पानी लेके राजस्थान में आने वाली एक ही नदी है जो है घग्गर। ठीक है, तो इतनी चीजें क्लियर हुई, स्लाइड का काम कंप्लीट हो चुका। आप लोग यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक बार वीडियो पॉज करके मैं आगे बढ़ता हूँ। देखिएगा, इतना क्लियर हुआ तो उसके बाद में आगे देखिए कि इसकी मतलब संरचना हम लोग देख लेते हैं कहाँ कहाँ से बहती है। तो चलिए मैं पिछली क्लास की एक स्लाइड निकालता हूँ। जी हाँ, बिल्कुल ये वाली स्लाइड। तो इसमें हमें क्या है कि फिर से नहीं बनाना पड़ेगा और यहीं पे समझा दूंगा मैं। देखिएगा एक सेकेंड ना, थोड़ा कलर लेते हैं ढंग का कि इसमें यूज नहीं हुआ। देखिए, ये वाली जो पहाड़ियां हैं ये है शिवालिक हिमालय। तो ये जो नदी है वो शिवालिक हिमालय से निकलती है, शिवालिक हिमालय से। शिवालिक हिमालय से इसका उद्गम होता है, तो ये भी याद रखना है आपको। और आप इसको वैसे भी याद रख सकते हैं क्योंकि एकमात्र नदी है जो हिमालय से निकलती है, तो शिवालिक हिमालय ही होगा। ठीक है, उसके बाद में ये हिमाचल प्रदेश में बहती है पूरे में। उसके बाद में ये पंजाब में प्रवेश करती है। पंजाब हरियाणा से इधर नहीं है, बस मैंने ऐसे सीरियल में लगा दिया कि आप लोग याद रख सके। ठीक है, उसके बाद में ये पंजाब में बहती है। उसके बाद में ये नदी हरियाणा में प्रवेश करती है और हरियाणा में बहते हुए ये नदी राजस्थान में प्रवेश करती है। ठीक है, राजस्थान में जो नदी है वो हनुमानगढ़ के तलवाड़ा नामक स्थान में, देखिएगा एक सेकंड ना, ये रहा तलवाड़ा। देखिए, राजस्थान में ये नदी तलवाड़ा नामक स्थान से प्रवेश करती है। ठीक है, तलवाड़ा कहाँ पे स्थित है? हनुमानगढ़ में। तिलवाड़ा कहाँ स्थित है? बाड़मेर में। तो दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा, तलवाड़ा हनुमानगढ़ से प्रवेश करती है। फिर ये नदी गंगानगर में बहती है और उसके बाद में ये नदी पाकिस्तान में जाके खत्म हो जाती है। ठीक है, अब देखिए ऐसा नहीं है कि ये नदी हमेशा ही पाकिस्तान तक पहुंचती है। कई बार तो ये नदी हनुमानगढ़ में भी विलुप्त हो ही जाती है, क्योंकि देखिए आंतरिक प्रवाह की नदियां आप सभी को भी पता है। अब यहाँ पे मान लीजिए बारिश अच्छी हुई, पानी ज्यादा हुआ तो आगे निकल जाएगी। पानी नहीं है नदी में तो आगे कहाँ जाएगी? पहले विलुप्त हो जाएगी। ठीक है, तो ये इसका पाथ था। अब पाथ की चर्चा हम लोग आगे कर लेंगे, डोंट वरी, और दोबारा देख लेंगे एक बार। बट देखिएगा, सबसे पहले बताऊं तो यहाँ पे हम लोग थोड़े नोट्स टाइप में बनाते हैं ताकि आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकें। तो देखिएगा, उद्गम, उद्गम की चर्चा करें तो उद्गम था शिवालिक हिमालय। शिवालिक हिमालय। उद्गम के बाद में, एक सेकेंड ना, उद्गम के बाद में अगर हम लोग बात करें कि जो नदी का पाथ था वो देखिए हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश के बाद में ये नदी जाती है पंजाब, फिर नदी जाती है हरियाणा, उसके बाद में ये नदी जाती है राजस्थान, और उसके बाद में ये नदी जाती है कहाँ पे? ये जाती है पाकिस्तान। लेकिन उससे पहले मैं राजस्थान में भी आपको क्लासिफिकेशन ही लिख देता हूँ। हरियाणा के बाद में हनुमानगढ़ जाती है। ठीक है, हनुमानगढ़ के बाद में ये नदी गंगानगर जाती है, और उसके बाद में ये जो नदी है ये पाकिस्तान जाती है। ठीक है, तो ये इसका पाथ है किसका? घग्गर नदी का। यहां मैं लिख देता हूं पाथ, ताकि आप लोग फिर से कंफ्यूज ना हो। देखिए आप लोगों के बारे में कितना ही सोचना पड़ता है। ठीक है, पाक नहीं लिखना, हमें पाथ लिखना है। एक सेकेंड जी। अब देखिए, हम लोगों ने पाथ वगैरह देख लिया। अब उसके बाद में हमारी क्या चीजें बच गई? हमारी बच गई कि हनुमानगढ़ में प्रवेश कहाँ से करती है। तो हनुमानगढ़ में यहाँ लिखते हैं सबसे पहले प्रवेश, और प्रवेश कहाँ से करती है वो लिखते हैं। तो आपको भी पता है, सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ के बाद में भी अगर बात करें तो टिब्बी तहसील। ये टिब्बी परगना वही है जो अंग्रेजों ने किसे दिया था? अंग्रेजों ने टिब्बी परगना किसे दिया था? 41 गांव दिए थे टिब्बी परगने के। ठीक है, बताइए बीकानेर वाले शासक थे कौन थे? बताइए, सरदार सिंह थे क्या? 1857 की क्रांति के समय कौन थे? बताइए, बीकानेर के शासक जिन्हें 41 गांव भेंट किए गए थे टिब्बी परगने के। ठीक है, टिब्बी परगने में भी बात करें तो तलवाड़ा नामक स्थान याद रखिएगा। तो इन स्थानों से जो ये नदी है वो प्रवेश करते हैं। इन स्थानों नहीं है एक ही जगह, बट किसी भी प्रकार से प्रश्न पूछा जा सकता है, तो मैंने सारे बता दिए हैं। ठीक है जी। अब देखिए,
यहीं पे एक झील भी स्थित है, तो वो भी आप लोग यहीं पढ़ लीजिएगा, तलवाड़ा झील। तलवाड़ा झील कहाँ पे स्थित है? हनुमानगढ़ में। हनुमानगढ़। ठीक है। तो ये तलवाड़ा झील भी कहाँ स्थित है? हनुमानगढ़ में। आगे बढ़ते हैं, देखिए। अब देखिएगा, ये जो नदी है ये प्राय जाती है कहाँ तक? हनुमानगढ़ के भटनेर तक। भटनेर तक जाती है प्राय, मतलब कई बार यहीं पे ही जाती है, लगभग बार यहीं तक जाती है, ठीक है। लेकिन आगे गंगानगर के सूरतगढ़, अनूपगढ़, इन जगहों से बहने के बाद में हम लोग मानते हैं कि ये पाकिस्तान तक जाती है। और क्यों मानते हैं वो देखिएगा। अगर हिमालय में अच्छी बारिश होती है, हिमालय में अच्छी बारिश होती है, तो नदी में जल की मात्रा क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। जल की मात्रा बढ़ेगी तो नदी सूखेगी क्या? नहीं सूखेगी, फिर आगे जाएगी और आगे जाकर पाकिस्तान के एक जगह का नाम याद रखिएगा, पाकिस्तान में एक जगह का नाम याद रखिएगा, फोर्ट अब्बास। फोर्ट अब्बास। फोर्ट अब्बास में जाकर नदी है जो विलुप्त हो जाती है, मतलब भूमि में समाहित हो जाती है, ठीक है। पाकिस्तान में इस नदी को एक अन्य नाम से जाना जाता है। पाकिस्तान में इस नदी को किस नाम से जाना जाता है? हकरा। हकरा के नाम से इस नदी को जाना जाता है। कहाँ? पाकिस्तान में। हनुमानगढ़ और गंगानगर, हनुमानगढ़ व गंगानगर, इन दोनों स्थानों में जो नदी का प्रवाह क्षेत्र है उसे नाली या पाट कहा जाता है। हनुमानगढ़ व गंगानगर में नदी का जो प्रवाह क्षेत्र है उसे नाली या पाट कहा जाता है। क्लियर है सभी को? और देखिए, एक बात मैं आपको पहले भी बता ही चुका हूं कि ये जो नदी है ये किसके स्थान पे बहती हुई मानी जाती है? ये मानी जाती है सरस्वती नदी के स्थान पे, इसी कारण से इसे मृत नदी भी कहा जाता है। अब देखिए, एक महत्वपूर्ण प्रश्न सामने आता है, और महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि जो ये नदी है, ये नदी अगर यहां से मान लीजिए बहती है, तो यहाँ पे एक जगह स्थित है हनुमानगढ़ जंक्शन, ठीक है। हनुमानगढ़ जंक्शन। अब जो है हनुमानगढ़ जंक्शन है, ये नदी का जो तल है, मतलब मान लीजिए नदी समुद्र तल से 10 मीटर की ऊंचाई पे बहती है, तो ये 10 मीटर से कम है। हनुमानगढ़ जंक्शन 10 मीटर से कम है। तो जब शिवालिक हिमालय में अच्छी बारिश होगी तो फिर पानी बढ़ेगा। सीधी सी बात है, नदी में पानी बढ़ेगा। पानी बढ़ेगा तो आसपास में फैलेगा पानी। आसपास में फैलेगा, और हनुमानगढ़ जंक्शन तो निचाई में है, मतलब ढलान की तरफ है। तो यहाँ पे फिर क्या स्थिति बनेगी? बाढ़ की स्थिति बनेगी। तो एक चीज याद रखिएगा कि अगर शिवालिक हिमालय में अच्छी बरसात होती है, या शिवालिक हिमालय में अगर ज्यादा बरसात होती है, तो हनुमानगढ़ जंक्शन में बाढ़ की स्थिति बनती है, ठीक है। क्लियर है? ऐसा ही एक चीज और पढ़ेंगे, वो हम लोग लूनी नदी में पढ़ेंगे, ठीक है। वो हमारा अरब सागर का अपवाद तंत्र का पार्ट है, तो उसे वहीं पढ़ेंगे, ठीक है। बट ये चीज आप लोग याद रख लीजिएगा। और यहाँ पे बाढ़ की स्थिति बनने के कारण इस नदी को हम लोग राजस्थान का शोक कहते हैं। राजस्थान का शोक। तो अन्य नामों में ये नाम और ऐड कर लीजिएगा, या फिर मैं ही ऐड कर देता हूँ, वरना आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा ये, है ना। तो आप लोग कहाँ ऐड करेंगे? चलिए, आप लोग ही ऐड कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने, ठीक है। देखिएगा, अब हम लोग चर्चा करते हैं, एक सेकेंड ना जी, आगे चलते हैं वापस से। यहाँ तक पढ़ लिया हमने कि राजस्थान का शोक कहा जाता है, ठीक है। अब उसके बाद में हम लोग बात करेंगे कि इसके किनारे कुछ एक सभ्यताएं विकसित हुई, तो यहाँ हम लोग लिख लेते हैं सभ्यताएं। नदी के किनारे बहुत सारी सभ्यताएं विकसित होती थी, आप सभी को भी पता है, जितनी भी सभ्यताएं हैं वो किसी न किसी नदी के किनारे ही हैं, ठीक है। तो सभ्यता कौन सी विकसित हुई उनकी चर्चा करें तो देखिए, सबसे पहले तो कालीबंगा, जो आप लोग पढ़ते ही हैं, ठीक है। कालीबंगा सभ्यता सभी के सिलेबस में होती ही है, कालीबंगा तो। उसके बाद में बंगा से ही याद रखिएगा पीली बंगा। और उसी के बाद में एक याद रखिएगा, देखिए रंगों की चर्चा कर रहे हैं ना हम, काली पीली रंगी तो है, तो यहाँ पे याद रखिएगा रंग महल। तीनों की तीनों जो सभ्यताएं हैं, तीनों की तीनों सभ्यताएं किसके किनारे हैं? घग्गर नदी के किनारे, माफ कीजिए एक सेकंड, घग्गर नदी, घग्गर नदी के किनारे स्थित है। तीनों की तीनों जो सभ्यताएं हैं वो किसके किनारे स्थित है? घग्गर नदी के किनारे स्थित है। क्लियर है सभी को? अब देखिए, घग्गर नदी के मार्ग की खोज करने के लिए, मतलब प्राचीन काल में किस प्रकार से बहती थी ये नदी है, अपना मार्ग परिवर्तित करती ही है, ऑब्वियस सी बात है। तो दो व्यक्तियों को नियुक्त किया गया था, और दोनों के नाम आपको केवल एक का याद रखना है, दूसरे का अपने आप याद हो जाएगा। पहले का नाम याद रखिए, श्री राम वाड्रे, ठीक है।
अब जब श्री राम आ गए तो हनुमान जी भी आएंगे। ठीक है, तो श्री राम वाडरे और हनुमंत राय, हनुवंत राय, तो ये दो व्यक्तियों के नाम याद रखिएगा, दोनों को पथ की खोज हेतु, पथ की खोज हेतु नियुक्त। ठीक है, तो श्री राम वाडरे और हनुमंत राय को घग्गर नदी के पथ की खोज हेतु नियुक्त किया गया था। ठीक है, एकमात्र ऐसी नदी है जो अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा को पार करके पाकिस्तान जाती है। राजस्थान की बात कर रहा हूं मैं, ऐसे नहीं आप लोग बोल देंगे सर कश्मीर में भी तो जाती है। राजस्थान की चर्चा कर रहा हूं, तो राजस्थान में बहने वाली एकमात्र नदी है जो राजस्थान की अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा को पार करके कहाँ जाती है, पाकिस्तान। तो ये भी याद रखिएगा। और ये भी नहीं, ये ही आपको याद रखना है, इतना ही। अब घग्गर नदी जो है वो हमारी समाप्त होती है। और आप लोग अभी एक ना इसका स्क्रीनशॉट और लीजिए फटाफट से इसका, ताकि आप लोगों को फिर से मुझे ना बनाना पड़े और आप लोगों को भी कभी क्विक रिवीजन करना पड़े तो आप लोग इससे देख के फटाफट से रिवीजन कर ले। चलिए आगे चलते हैं और दूसरी नदी पढ़ते हैं। और दूसरी नदी हमारी है प्यारी सी एक नदी, साबी और शाहिबी। और नहीं या, ठीक है, मतलब एक ही नाम है दोनों के, साबी या साहिबी नदी, साहिबी नदी। ठीक है, साबी और साहिबी नदी, इसको आप लोग ऐसे फ्लो में याद रखिएगा, फ्लो में ज्यादा जल्दी याद होगा आपको। किस प्रकार से, साबी या साहिबी नदी, सै और सै तो मतलब सेवर की पहाड़ी, और सेवर की पहाड़ी कहाँ पे है, जयपुर में। तो साबी या साहिबी नदी जयपुर की सेवर की पहाड़ियों से निकलती है, सेवर की पहाड़ी। ठीक है, जयपुर के सेवर की पहाड़ियों से निकलती है, उसके बाद में जयपुर और अलवर, इन दोनों स्थानों में बहती है, फिर जाकर उत्तर प्रदेश, माफ कीजिए उत्तर प्रदेश नहीं, उत्तर प्रदेश वाली तो हमारी दूसरी नदी है, अलवर में बहने के बाद में ही जाती है हरियाणा में। कहाँ जाती है, हरियाणा में। और हरियाणा में जाकर ये नदी, एक स्थान का नाम याद रखिएगा हरियाणा में, गुरुग्राम, गुरुग्राम या फिर पाटोदा। ठीक है, यहाँ पे जाके ये नदी भूमि में विलीन हो जाती है, क्योंकि आंतरिक प्रवाह की नदी है, सीधी सी बात है। ठीक है, जयपुर के सेवर की पहाड़ियों से निकलती है, अलवर में बहती है, हरियाणा के गुरुग्राम में जाकर भूमि में विलीन हो जाती है। ठीक है, तो ये था साबी या साहिबी नदी का पाथ। ठीक, उसके बाद में इस नदी का एक अन्य नाम आपको याद रखना है, अन्य नाम कहाँ का है, हरियाणा में। हरियाणा में इस नदी को, या मैं कहूँ गुरुग्राम या पाटोदा तक हरियाणा में पूरी बहती है, तो यहाँ पे इस नदी को नजफगढ़ का नाला कहा जाता है, नजफगढ़ का नाला। तो हरियाणा में इस नदी को क्या कहा जाता है, नजफगढ़ का नाला कहा जाता है। क्लियर है सभी को, क्लियर है सभी को, नजफगढ़ का नाला कहा जाता है। अब उसके बाद में देखिए, सभ्यता तो इसके किनारे भी विकसित हुई है, सभी लोगों ने पढ़ी भी होगी वो सभ्यता तो। ठीक है, क्या सभ्यता विकसित हुई है वो देखिएगा, कि इसके किनारे जयपुर में एक सभ्यता विकसित हुई। कहाँ पे, जयपुर में। जयपुर में कौन सी सभ्यता, जोधपुरा, जोधपुरा सभ्यता। अब याद रखिएगा, जोधपुरा सभ्यता, जोधपुर मत लिख दीजिएगा, जोधपुरा सभ्यता जयपुर में है। ठीक है, जोधपुरा सभ्यता जो है वो किसके किनारे है, साहिबी या साबी के किनारे। मैं यहां लिख देता हूं साबी के किनारे, याद रह जाएगा सभी को। तो बस आपको साबी या साहिबी नदी में इतना ही पढ़ना है। अब हम लोग पढ़ेंगे पूर्ण बहाव की दृष्टि से राजस्थान की सबसे लंबी नदी, कांतली नदी। शेखावाटी में बहती है, सबसे पहले बताऊं तो। ठीक है, शेखावाटी में बहती है, और किस प्रकार से वो भी देखिएगा, पूरा ही चर्चा करेंगे। लगभग इसकी जो लंबाई है वो 100 किलोमीटर है, वो भी याद रखिएगा, 100 किलोमीटर लेंथ। ठीक है, लगभग है, प्रॉपर 100 किलोमीटर नहीं है। आंतरिक प्रवाह की नदियों की कोई लंबाई नहीं होती है, क्योंकि जैसे आपने घग्गर में देखा, घग्गर की लंबाई हनुमानगढ़ तक मान लीजिए 1000 किलोमीटर हो गई, लेकिन वो तो बारिश अच्छी हो जाएगी तो पाकिस्तान तक चली जाएगी, तो लंबाई बढ़ जाएगी। तो ऐसे बार बार थोड़ी ना हम लोग पढ़ेंगे एग्जाम में कि हाँ इतनी लंबी है, इतनी लंबी है। बस एक बार लगभग का मतलब प्रश्न पूछ लिया गया था, तो मैं यहाँ पे समझा देता हूँ कि कांतली जो है वो लगभग 100 किलोमीटर लंबी नदी है। कहाँ से निकलती है, राजस्थान में पहाड़ियां सबसे ज्यादा कहाँ है, शेखावाटी में। शेखावाटी में पहाड़ियां कहाँ है, सीकर में है।
सीकर में एक जगह है या एक पहाड़ी है, खंडेला की पहाड़ियां। सीकर में खंडेला की पहाड़ियों से निकलती है, फिर झुंझुनू में बहती है। लेकिन डाउट मत क्रिएट करिएगा। डाउट आप लोग क्या क्रिएट करेंगे कि जो नए डिस्ट्रिक्ट बने हैं सर उसे कैसे याद रखेंगे, उनमें से भी तो बहती होगी, तो वो देखिएगा। सीकर में खंडेला की पहाड़ियों से निकलकर ये नदी जाती है उदयपुर वाटी। उदयपुर वाटी कोई डिस्ट्रिक्ट नहीं है, बट उदयपुर वाटी वर्तमान में नीम का थाना का पार्ट है। तो याद रखिएगा, जो नदी है वो नीम का थाना में बहती है सीकर के बाद में। उसके बाद में जो नदी है वो झुंझुनू जाती है। एक सेकेंड। झुंझुनू जाती है। उसके बाद में ये जो नदी है कि झुंझुनू और चूरू, मतलब चूरू में प्रवेश नहीं करती, बट चूरू में प्रवेश करते समय ही उसी की सीमा के समीप विलुप्त हो जाती है। ठीक है, चूरू की सीमा पर विलुप्त, मतलब चूरू वालों को ये नसीब में नहीं है ये नदी, सीधी सी बात बताऊं तो। ठीक है, चूरू में ये नदी प्रवेश नहीं करती। चूरू और झुंझुनू की सीमा के सीमा पर ये जो नदी है ये भूमि में विलुप्त हो जाती है। ठीक है, सीकर से निकलती है उदयपुर वाटी, मतलब नीम का थाना में बहती है, उसके बाद में झुंझुनू में बहती है, और फिर सीमा पे जाके चूरू की पे विलुप्त हो जाती है। क्लियर है सभी को? दूसरी चीज क्या याद रखनी है, मैंने पहली स्लाइड में ही आपको बताया था कि आंतरिक प्रवाह की जो नदी वो पूर्ण, मतलब पूर्ण बहाव की दृष्टि से आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी कौन सी है? कांतली नदी है। सभी को क्लियर है? अब देखिए, राजस्थान में जो नदी का प्रवाह क्षेत्र है, मैंने पहली क्लास में बताया था कि जो प्रवाह क्षेत्र है वो क्या होता है। तो प्रवाह क्षेत्र जो इस नदी का है, प्रवाह क्षेत्र, इस नदी के प्रवाह क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तोरावाटी। तोरावाटी कहा जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, नदी के प्रवाह क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तोरावाटी कहा जाता है। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़कर, एक सेकेंड जी, आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़कर हम लोग एक फैक्ट और देख लीजिएगा, वरना एक ही स्लाइड पे खत्म करें ना, यहीं पे पढ़ते हैं। देखिए, यहाँ पे मैं थोड़ी ऐसी जगह बनाता हूँ, यहाँ देखिए, सभ्यताएं हम लोग पढ़ते आ रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पे भी दो सभ्यताओं का विकास हुआ। एक तो गणेश्वर सभ्यता। कौन सी? गणेश्वर सभ्यता। गणेश्वर कहाँ है? सीकर में। ठीक है, गणेश्वर सभ्यता का। दूसरी जो सभ्यता है वो हुई हमारी लोह युगीन सभ्यता, झुंझुनू की सुनारी सभ्यता। गणेश्वर तो आई थिंक नीमका थाना में चली गई होगी, है ना? सुनारी सभ्यता ये झुंझुनू में। ठीक है, तो सीकर और झुंझुनू या नीमका थाना भी बोल सकते हैं। तो इन दोनों सभ्यताओं का विकास जो है वो कांतली नदी के किनारे हुआ। और गणेश्वर तो थी ताम्र युगीन और सुनारी जो थी वो थी लोह युगीन। क्लियर है सभी को? अब देखिए, हमारी जो स्लाइड्स हैं वो एंड हो चुकी हैं, तो हमें थोड़ी स्लाइड ऐड करनी होगी। एक सेकंड रुकिए, स्लाइड ऐड कर देते हैं हम लोग थोड़ा, रुकिएगा जी। अब देखिएगा जी, अब देखिए, शेखावाटी की जो शान है, शेखावाटी की जो एक नदी, एकमात्र नदी हम लोग बोल सकते हैं, क्योंकि शेखावाटी में हम लोगों ने यही नदी देखी है, कांतली नदी। तो ये हम लोग पूरी पढ़ चुके हैं। उसके बाद में हम लोग आगे चलते हैं। अब देखिए, सबसे बड़ी नदी घग्गर नदी थी। ऐसे हर नदी इतनी बड़ी नहीं पढ़नी होती। आंतरिक प्रवाह में हमने घग्गर पढ़ी। उसके बाद में अरब सागर में हम लोग पढ़ेंगे लूणी नदी। और बंगाल की खाड़ी वाले में हम लोग पढ़ लेंगे चंबल नदी, और चंबल की सहायक बनास नदी। तो फिर वो तीन चार नदियां हैं वो इंपोर्टेंट है। प्रश्न 80 से 90% प्रश्न इन तीन चार नदियों से ही पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, लेकिन पढ़ना तो पूरा पड़ेगा, 10% के लिए भी मेहनत तो करनी ही पड़ेगी ना। ठीक है, चलिए, ये क्लियर हुआ। तो हम लोग आगे बढ़े, और एक छोटी सी नदी है, जरा हल्की सी, बस एक ही चीज आपको याद रखनी है, इतनी छोटी, कांकनी या काकने नदी। देखिए, ये जो नदी है इसमें आप कंफ्यूज होंगे किसके साथ में? कांतली के साथ में। तो याद रखिएगा, जो लोग यहाँ के लोकल है शेखावाटी के वो तो नहीं होंगे, बट जो अदर साइड से हैं वो लोग पक्का इसमें कंफ्यूज होते होंगे, कांतली और कांकनी में। तो याद रखिएगा कि ये जो नदी है ये केवल जैसलमेर में बहती है। और किस प्रकार से? एक गांव याद रखिएगा, कोटड़ी गांव की पहाड़ियों से निकलती है। कोटड़ी गांव की पहाड़ियों से निकलती है।
यहाँ से निकलने के बाद में ये जो नदी है, ये नदी स्थानीय भूमि में ही एक झील का निर्माण करते हुए विलुप्त हो जाती है, बुज झील। बस इतना ही पढ़ना है। ऐसे निकलती है, यहाँ पे फैल जाती है तो झील बन जाती है और यहीं पे बस खत्म। इतनी ही लंबी नदी है, जैसलमेर की नदी है, ठीक है। यहाँ लिख देता हूँ जैसलमेर। बस कांकली या कांकनी या कांकने नदी में आपको इतना ही पढ़ना है कि जैसलमेर के कोटड़ी गांव की पहाड़ियों से निकलकर वहीं पे स्थानीय भूमि में बुज झील का निर्माण करते हुए विलीन हो जाती है, ठीक है। इसके किनारे कोई सभ्यता नहीं है। जैसलमेर जैसी जगह पे कौन सी सभ्यता विकसित होगी भाई, कितना तो रेगिस्तान है, वहां तो लोग वैसे ही मर जाएंगे, ठीक है। आजकल तो मान लीजिए बहुत सारे रिसोर्सेस हो गए, इसीलिए वहां पे भी आबादी है, वरना रेगिस्तान में कौन ही रहेगा, ठीक है। तो इसके किनारे कोई भी सभ्यता विकसित नहीं हुई है। आगे बढ़ते हैं। काकनी नदी में आपको इतना ही पढ़ना था, आप लोगों ने पढ़ लिया। अब एक नदी पढ़ते हैं हम लोग, रूपा रेल नदी, और बहुत महत्वपूर्ण नदी है भरतपुर की दृष्टि से। रूपा, एक सेकेंड, रूपा रेल नदी इंपॉर्टेंट किस मैनर में है वो भी देखिएगा कि भरतपुर में एक लोहागढ़ दुर्ग है, तो उसी की दृष्टि से बहुत ही मतलब महत्वपूर्ण है, वो भी पढ़ेंगे। बट एक सेकेंड ना, अब हम लोग इसके पहले और कुछ फैक्ट्स हैं वो पढ़ लेते हैं। रूपारेल जो नदी है वो ऐसे याद रखिए, दो जगह पे बहती है, अलवर और भरतपुर। अलवर और भरतपुर, कहाँ से आ जाएगा बीच बीच में, भरतपुर, ठीक है। अलवर में ये नदी निकलती है, मतलब उद्गम स्थल कहाँ है इसका, अलवर में है। अलवर में ये नदी निकलती है, भरतपुर में बहती है और फिर यूपी की सीमा के समीप ये विलुप्त हो जाती है। अलवर में ये नदी कहाँ से निकलती है, ये इंपॉर्टेंट बात है। तो अलवर में याद रखिएगा उदयनाथ की पहाड़ियां, उदयनाथ की पहाड़ी, उदयनाथ की पहाड़ियों से ये नदी निकलती है। यहां से निकलने के बाद में भरतपुर में प्रवाहित होती है, फिर जाके यूपी की सीमा के समीप विलुप्त हो जाती है। क्लियर है। तो ये तो था रूपारेल नदी का पाथ या पथ बोल सकते हैं। इसके किनारे एक सभ्यता विकसित हुई भरतपुर में, नोह सभ्यता। तो यहां लिख देता हूं नोह सभ्यता विकसित, भरतपुर। लोह युगीन है भाई, ये भी याद रखिएगा, लोह युगीन विकसित। तो कौन सी सभ्यता विकसित हुई, नोह सभ्यता विकसित हुई। उसके बाद में इस पे दो बांध बने हुए हैं भरतपुर में। एक तो सीकरी बांध है, जैसे जोधपुरा सभ्यता जोधपुर में नहीं थी, वैसे सीकरी बांध सीकर में नहीं है, ये भरतपुर में है, ठीक है। उसके बाद में एक बांध है मोती झील बांध, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोनों ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये तो नाम में कंफ्यूज कर सकता है, और ये तो वैसे और भी फैक्ट है इसके बारे में, तो ठीक है। अब इन दोनों के बारे में फैक्ट क्या है, दोनों के बारे में नहीं, एक के बारे में ही फैक्ट बचते हैं, मोती झील बांध के बारे में। देखिएगा मोती झील बांध, इसे भरतपुर की जीवन रेखा कहा जाता है, जीवन रेखा कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद में, उसके बाद में दूसरा क्या चीज है, दूसरी चीज ये है कि इससे एक ना मतलब झील से एक नहर निकाली गई थी, सुजान गंगा नहर। कौन सी, सुजान गंगा नहर, सुजान गंगा नहर। इस नहर से क्या है कि ये मान लीजिए भरतपुर का किला है ये, तो इसके चारों तरफ ऐसे खाई करके, और इस खाई में पानी की आपूर्ति की जाती थी, ठीक है। किससे, सुजान गंगा नहर से। और सुजान गंगा नहर किससे निकाली गई, मोती झील बांध से, तो याद रखिएगा, ठीक है। अब उसके बाद में आगे चलें, तो जो मोती झील है यहाँ पे लिखते हैं इसी के पास में से, जी यहीं पे, यहाँ पे नील हरित शैवाल की कृषि की जाती है, नील हरित शैवाल, नील हरित शैवाल की कृषि की जाती है, जिसमें नील हरित शैवाल में क्या होता है कि नाइट्रोजन युक्त उर्वरक होते हैं, उनका निर्माण किया जाता है, नाइट्रोजन युक्त उर्वरक, नाइट्रोजन युक्त उर्वरकों का निर्माण किया जाता है। कहाँ से, नील हरित शैवाल से। और नील हरित शैवाल की कृषि की कहा जाती है, तो वो की जाती है कहाँ पे, हमारी मोती झील से। क्लियर है सभी को, क्लियर है ना, मोती झील बांध से, ठीक है। तो ये फैक्ट थे किसके बारे में, मोती झील बांध के बारे में। और एक अलवर में भी इसका थोड़ा सा याद रखिएगा कि अलवर में इस नदी के किनारे नटनी का बारा स्थित है, नटनी का बारा, ठीक है, याद रखिएगा। नटनी का बारा कहाँ है, अलवर में।
उसके बाद में मोती झील बांध कहाँ है? भरतपुर में। सीकरी बांध कहाँ है? भरतपुर में। तो यहाँ पे आपकी जो रूपारेल नदी है वो कंप्लीट होती है एकदम पूरी की पूरी, ठीक है। अब एक अंतिम चीज बचती है, वो क्या है? हमारी सांबर झील का अपवाह तंत्र, ठीक है। अब सांबर झील में जो नदियां आके गिरेंगी वो भी कहाँ होंगी? वो भी किसमें सम्मिलित होंगी? आंतरिक प्रवाह में, क्योंकि किसी अन्य जल स्रोत से तो मिलती नहीं है। ऐसे तो है नहीं कि अरब सागर में गिर गई है, ऐसा है नहीं है ना कि सांबर झील जो है वो जाके अरब सागर से मिली हुई है, ऐसा तो नहीं है। तो वो शुष्क तो भूमि में ही होंगी ना, विलुप्त तो भूमि में ही होंगी जितना भी जल है। तो देखिए सांबर का अपवाह तंत्र एक ही स्लाइड में खत्म कर लेंगे। सांबर का अपवाद तंत्र, अंतिम चीज बची हुई है हमारी सांबर का अपवाद तंत्र। और इसमें हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं? हम लोग सांबर झील बना देते हैं, ठीक है। हम लोग सांबर झील बना देते हैं। मान लीजिए मैं थोड़ा बीच में से यहाँ पे बनाते हैं लगभग, जी। ये मान लीजिए सांबर झील है और मैं इस प्रकार से भी कर देता हूँ थोड़ा, जी। ये हमारी है सांबर झील। और सांबर झील का विस्तार एक्चुअल में पूछा जाता है कई बार, तो वो भी आप लोग यहीं पे लिख लीजिएगा कि सांबर झील जो है वो 27 डिग्री नॉर्थ से लेकर 28 डिग्री नॉर्थ, माफ कीजिए 29 है, 2 डिग्री का विस्तार है यहाँ पे, ठीक है। और जब हम लोग इस साइड से बात करेंगे, इस साइड से बात करेंगे तो 79 डिग्री ईस्ट से लेकर ये जो है ये 75 डिग्री ईस्ट, ठीक है। तो ये चारों याद रखिएगा, 27 से 29 और 75 से 79, ठीक है। यहाँ पे 2 डिग्री का है और यहाँ पे हमारा जो है वो 4 डिग्री का है, ठीक है। इनको इरेज करते हैं हम लोग, यहाँ नदियां बनाएंगे, ठीक है जी। अब देखिए नदियां एक एक करके लाते हैं कहाँ पे? सांबर झील में। यहाँ लिखते हैं सांबर झील, एक एक करके नदियां लाते हैं और सब कुछ समझेंगे, देखिएगा। सांबर झील की बात करें तो सांबर झील में सबसे पहले सीकर से एक नदी आके गिरती है, और पहले पैन का कलर चेंज करते हैं क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सीकर से एक नदी आके गिरती है, सीकर से नदी आती है कौन सी? सबसे पहले नदी लाते हैं, नाम बाद में देखेंगे। नदी आती है, इसका नाम है खंडेल नदी या खंडेला नदी, ठीक है। सीकर से नदी आ गई, नदी बनाते हैं थोड़ा ऐसे करके, जी। अब लग रही है कि आ गई, ठीक है। सीकर से कौन सी नदी आती है? खंडेला नदी। उसके बाद में जयपुर से मनोहरपुरा की पहाड़ियों से एक नदी आती है, ये नदी है। यहाँ पे पहाड़ियां हैं, मनोहरपुरा की पहाड़ियां, मनोहरपुरा पहाड़ियां, मनोहरपुरा की पहाड़ियों से मैं मतलब मेंधा या मेंढा नदी, ठीक है। ये नदी आके गिरती है, दूसरी नदी हो गई। अब ना मैंने एक ना क्वेश्चन डाला था अपने चैनल पे कि सांभर झील में कुल कितनी नदियां आके गिरती हैं। तो एक ना बच्चे ने कमेंट किया था, हम लोगों की काफी कॉन्वर्सेशन हुई थी उस प्रश्न को लेकर, कि मैंने बोला था कि 5 नदियां थी उसमें कुछ ऐसा, और वो बोल रहा था कि 4 नदियां हैं एक नाला है। तो देखिए मैंने जो ऑप्शन दिए थे वो भी गलत थे, क्योंकि मुझे नहीं लगता ऐसा प्रश्न पूछा जाएगा। क्योंकि सांभर झील में हम लोग बहुत सारे नाले भी देखते हैं और नदी भी देखते हैं, तो ऐसा कोई अंतर नहीं है कि इतना मतलब फीट लंबी हुई तो नदी है वरना नाला है। तो ऐसा कोई प्रश्न बनेगा भी नहीं। तो याद रखिएगा, अगर कहीं देखे प्रश्न तो कंफ्यूज मत होइएगा। उसके बाद में अलग अलग जिले से जो आती है वो देख लेते हैं। सबसे पहले एक ना नागौर से नदी आती है, और नागौर से नदी आती है खारी या भेड़ खारी। कौन सी? खारी या भेड़ खारी, ये नागौर से आती है। कौन सी? खारी या भेड़ खारी, ये भी देख लीजिए। अब अजमेर से हमारी 3 नदियां निकल के आती है, अजमेर से हमारी 3 निकल के आती है। कौन कौन सी? देखिएगा, मैं सिंगल लाइन से ही बनाता हूं क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं बचेगी। सबसे पहले तो एक आता है रूपनगढ़ का नाला, रूपनगढ़ नाला, ठीक है। दूसरी आती है तुरुतमती, तीसरी बहती है बांडी। और भी बहुत सारे नाले हैं जैसे त्योंदा नाला। अब गिन लीजिए आप ही लोग कितनी क्या नदियां हैं, गिन थोड़ी ना सकते हैं, और भी है इसमें, ठीक है। बट इंपॉर्टेंट जो है वो यही है। तो ये सांभर झील का अपवाह तंत्र था। नदियां कौन कौन सी निकल के आती है उन पे एक बार वापस से नजर डाल लेते हैं। सबसे पहले सीकर से आती है खंडेला नदी, उसके बाद में जयपुर से मेंधा या मेंढा नदी, नागौर से खारी या भेड़ खारी नदी, अजमेर से रूपनगढ़ नाला,
तुरतमती, पांडी, त्योंदा नाला, ये नदियां निकल के आती हैं। ठीक है, तो टोटल हमने अभी इसमें कितने देखे हैं? 4 और 3 7, 7 तो हमने इसी स्लाइड पे देख ली। और साथ ही आपको पढ़नी है, बस ये चीज आप लोग थोड़ा और देख लीजिएगा कि यहाँ पे जो विस्तार मैंने लिखा है, 27 डिग्री नॉर्थ से लेकर 29 डिग्री नॉर्थ और 75 डिग्री ईस्ट से लेकर 79 डिग्री ईस्ट तक, तो ये भी आप लोग याद रख लीजिएगा। और झील का नाम तो आपको वैसे भी याद रखना ही है कि सांबर झील में गिरती है। तो ये था हमारा सांबर का अपवाद तंत्र। और आंतरिक प्रवाह की जो भी चीजें थी वो हमने पूरी की पूरी कंप्लीट कर ली है। सारी बातें हमने कर ली, इससे बाहर प्रश्न नहीं जाएगा और कोई प्रश्न नहीं बनेगा। अगर बनेगा तो 1% बच्चे भी उसको सही नहीं कर पाएंगे। ठीक है, क्योंकि मैंने पूरा का पूरा कंप्लीट आपको पढ़ा दिया इसी क्लास में, एक भी चीज नहीं छूटी हम हमारी। अगली क्लास जब लेंगे तो अरब सागर का पूरा अपवाद तंत्र हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। अरब सागर का भी छोटा सा ही अपवाद तंत्र है, लेकिन जब बंगाल की खाड़ी का अपवाद तंत्र पढ़ेंगे तो लगेगा टाइम भाई, क्योंकि चंबल और बनास नदी पूरी डिटेल में पढ़ानी पड़ेगी। क्योंकि न केवल हम लोग किसी एक विशेष एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं, हम लोग सभी एग्जाम के लिए पढ़ेंगे। ठीक है, तो थोड़ा डिटेल में भी पढ़ना पड़ेगा। तो बस इतना है कि किसी भी एग्जाम में प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। तो मेक श्योर कि आप लोग चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि कल की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं अरब सागर का अपवाद तंत्र। ठीक है, चलिए मिलते हैं आप लोगों से कल एक नए जोश के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।